स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। खबर चूरू से मिल रही है। यहां आग का तांडव सामने आया है। हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। करोड़ों का माल जलकर खाक हुआ है। फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। देखिए, ये आशंका है कि ये आग आसपास भी फैल सकती है और आसपास फैक्ट्रियां हैं, उनमें भी आग पहुंच सकती है, ये आशंका है और इसीलिए त्वरित गति से इस आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। चूरू से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखिए, ये बड़ी खबर चूरू से है। आग तांडव मचा रही है। आग कैसे लगी, किन कारणों से लगी, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं आ पाया है। सबसे पहली प्राथमिकता वहां पर लगी टीमों की यही है कि आग पर पहले काबू पा लिया जाए, फिर ये जांच करेंगे कि आखिर किन कारणों से आग लगी है। करोड़ों का माल अब तक जलकर राख हो चुका है। वहीं आसपास और भी फैक्ट्रियां हैं और ऐसे में ये आशंका लगातार बनी हुई है। चूंकि आग विकराल रूप ले रही है, आग लगातार भीषण होती जा रही है, ऐसे में ये आशंका ने जन्म लिया है कि कहीं ये आग फैलते हुए आसपास की फैक्ट्रियों को अपनी चपेट में न ले ले। अच्छी बात यह है कि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है और आग पर काबू पाने के प्रयास कर रही है, लेकिन आग पर फिलहाल काबू पाने के नजदीक भी नहीं पहुंच पाए हैं। ये बड़ी खबर चूरू से। लंपी के कहर के बीच केंद्रीय पशुपालन मंत्री प्रदेश दौरे पर रहेंगे। 2 दिवसीय प्रदेश दौरे पर केंद्रीय मंत्री बालियान आने वाले हैं। दौसा में गौशाला का निरीक्षण करेंगे। गुरुवार को भी कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान आज से 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर रहने वाले हैं। दौसा में वो रहेंगे। यहाँ गौशाला का निरीक्षण करने वो निकलेंगे और साथ ही कुछ और भी कार्यक्रम हैं जिसमें वो शिरकत करने वाले हैं। आज और कल 2 दिन का ये उनका दौरा रहेगा। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान 2 दिवसीय दौरे पर प्रदेश में आ रहे हैं, राजस्थान में आ रहे हैं। देखिए, दौसा में उनका कार्यक्रम है। गौशाला का वो निरीक्षण करने निकलेंगे। लंपी को लेकर जिस तरह की स्थितियां हैं उसे भापेंगे और भी कई कार्यक्रम है जिसमें वो शामिल होने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे। जयपुर के वैशाली नगर में डॉक्टर इकबाल भारती को बंधक बनाकर डकैती मामले का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया। मास्टरमाइंड नेपाली महिला निकली जो डॉक्टर इकबाल के घर पहले नौकरानी का काम कर चुकी है। इसी नौकरानी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 19 सितंबर को दोपहर 2 बजे डॉक्टर इकबाल और उनकी नौकरानी मीरा को बंधक बनाकर आभूषण नकदी लूट लिए थे। नौकरानी ने वारदात को अंजाम देने के लिए 2 बदमाशों को दिल्ली से बुलाया। बता दें कि सीसीटीवी फुटेज से सामने आया था कि वारदात की मास्टरमाइंड अनु उर्फ खिंतु धामी और बाकी 5 बदमाश सिंधी कैंप बस स्टैंड पहुंचे। दोपहर 3 बजे नेपाल जाने वाली बस और किराए की टैक्सी में बैठ अलग अलग रास्तों से भाग निकले थे। घर के अंदर जो भी जेवरात रखे हुए होते हैं उन सभी को चुरा के और अपनी पॉकेट्स में भरकर लेके चले जाते हैं। तो इसके बाद जब इसको डिटेन किया गया तो सूचना प्राप्त हुई कि पीछे टैक्सी में 2 लड़के और बैठ के आ रहे हैं। जब यह सूचना प्राप्त हुई तो फिर से नाकाबंदी करके जब चेकिंग करी गई तो 2 लड़के जो हैं वो पैदल गाड़ी से उतरकर भाग गए। फिर पूरी रात कॉम्बिंग ऑपरेशंस किए गए, सारी जगह नाकाबंदी कराई गई, हर तरीके से जितनी भी सूचना प्राप्त की जा सकती थी सूचना प्राप्त की गई। तो फाइनली ये दोनों लड़कों को भी भरतपुर में डिटेन। झुंझुनू के बगड़ थाना इलाके के भड़ौंदा गांव में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राकेश झाझड़िया की हत्या मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 3 इनामी बदमाश समेत 5 आरोपी गिरफ्तार हुए। इनमें एक कोतवाली थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। एसपी मृदुल कछावा ने पीसी कर बताया कि एक नामजद आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है और अब 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। मुलजिमों की तलाश में लगातार हमारी टीमें प्रयास कर रही थी। संपूर्ण जो ऑपरेशन जो था इसमें एडिशनल एसपी झुंझुनू के नेतृत्व में और सीओ ग्रामीण के सुपरविजन में जो है इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और एसएचओ बगड़ की टीम द्वारा 3 नामजद आरोपियों को इसमें जो है गिरफ्तार किया गया है और इसके अलावा 2 अन्य व्यक्ति जो कि घटना में
सहयोग करने में तथा आरोपियों को शरण देने में शामिल थे, उनको भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। सिरोही जिले के आबू रोड में पुलिस ने एक महिला के साथ 16 लाख की ऑनलाइन ठगी मामले में बड़ी सफलता हासिल की। हाईटेक नाइजीरियन गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 2 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया। गैंग पहले लोगों से सोशल मीडिया पर दोस्ती करता है, फिर विदेश से महंगे गिफ्ट भेजने का लालच देकर ईडी कस्टम अधिकारी बन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार करने का डर दिखाकर लाखों की ठगी करता है। गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया, हमारी गाड़ी की कार की चाबी निकाल ली और गाड़ी की फ्रंट सीट पे आके बैठ गए। चारों तरफ से गाड़ी के कांच शीशे तोड़ने जैसा मतलब इस तरह का उन्होंने किया। उसके बावजूद हमने अपनी सूझबूझ से वहां से हम तुरंत उनको लेकर लोकल पुलिस स्टेशन पे उनकी मदद ली और उसकी मदद द्वारा फिर हमने आगे सारा इन्वेस्टिगेशन उनके साथ शुरू किया और फिर उनको हम अपने साथ दस्तयाब कर थाने ले। बूंदी में पुलिस द्वारा ऑपरेशन सुरक्षित बचपन अभियान का शुभारंभ किया गया। पुलिस द्वारा जिले के ऐसे 17 गांव चिन्हित हुए जहां बच्चियों के साथ अपराध हो रहे हैं। पुलिस रिकॉर्ड में सामने आया कि 90% अपराधों में पीड़ित के रिश्तेदार और जानकार ही शामिल हैं। इन पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस 17 पंचायतों में चौपाल लगाएगी और बच्चों और उनके अभिभावकों को कानून के बारे में जानकारी देकर जागरूकता पैदा की जाएगी। सुरक्षित बचपन शुभारंभ किया गया है। हमने यूनिसेफ और एक्शन एनजीओ के साथ मिलकर काफ़ी विश्लेषण करा गया कि कौन से ऐसे ग्राम पंचायतें हैं और किस उम्र के बच्चों के साथ ज़्यादा अपराध हो रहे हैं और किस महीनों में ज़्यादा हो रहे हैं, उतने तक हमने विश्लेषण करा। और किस समाज में ज़्यादा हो रहे हैं उनका विश्लेषण करके हमने 17 ग्राम पंचायतें ऐसी चुनी जिनके अंदर सबसे ज़्यादा अपराध हो रहे हैं। तो उनको सबसे पहले हमने टारगेट पे लिया है कि वहाँ पे ये अपराध कम करें, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करें। वहाँ पे समितियाँ भी बनाई जाएंगी जहाँ पे हर समाज के प्रबुद्ध जन है उनको जोड़ा जाएगा। इस मिशन सुरक्षित बचपन का है, इसके साथ जो मिशन मानस चल रहा था वो पूरे ज़िले में चल रहा था, लेकिन बिल्कुल अर्जेंटली रिक्वायर्ड फोकस जहाँ पे है वो 17 पंचायतों को हमने मिशन सुरक्षित बचपन में लिया है। और जहाँ पे ऐसे इंटेंसिव एक्टिविटी और जैसा आप देखेंगे बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ पधारे हैं और सबने विश्वास दिलाया कि वो अगले 1 साल में बाल अपराधों के ऊपर एक्टिवली कार्रवाई करके उसको शून्य करने का पूरा प्रयास करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में सोनिया गांधी से उनका मुलाकात का कार्यक्रम है। सुबह 10 बजे स्पेशल प्लेन से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सीएम गहलोत सुबह 11 बजे के आसपास दिल्ली पहुंचेंगे। देखिए, इससे पहले देर रात सीएमआर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दिल्ली जाने वाले हैं। सुबह करीब 10 बजे स्पेशल प्लेन से वो दिल्ली जाएंगे और लगभग 11 बजे के आसपास वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। सोनिया गांधी से उनका मुलाकात का कार्यक्रम है। पार्टी से जुड़े विषयों पर चर्चा की जा सकती है और चूंकि उनकी दिल्ली दौरा है, ऐसे में और भी सियासी कयास हैं जो लगाए जा रहे हैं। क्या आलाकमान इन्हें कोई संदेश देना चाहता है या सीएम गहलोत आलाकमान से चर्चा कर अपनी तरफ से कुछ नई रणनीति बनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? ये वो तमाम बातें हैं जो अब सुर्खियां बटोर रही हैं, चर्चाओं में बनी हुई है। देखना ये होगा कि ये मुलाकात कैसी रहती है और इससे जुड़ी कौन सी खबर निकलकर सामने आती है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार रात विधायक दल की बैठक ली। बैठक में विधायकों को संबोधित कर कहा कि वे दिल्ली जा रहे हैं और यहां दिल्ली से कोची भी जाएंगे। बैठक के बाद बाहर निकले प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बैठक में विधानसभा सत्र को लेकर बातचीत हुई। मीडिया जो कयास लगा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में विधायक दल की मीटिंग हुई। खुद मुख्यमंत्री जी ने सब विधायकों को डायरेक्शन दिए कि विधायक दल की मीटिंग नहीं हुई थी और मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, कल दिल्ली जा रहा हूं, उसके बाद वो कोची जाएंगे। तो उन्होंने कहा उसके बाद महाराष्ट्र में भी उनका कोई प्रोग्राम है। तो उन्होंने पूरा डायरेक्शन दिया विधानसभा में कैसे क्या करना है और सरकार की जो योजनाएं है वो कम नहीं है। विधानसभा में बीजेपी के झूठ का मुंह तोड़ जवाब देना है सबको, क्योंकि लंपी के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। जब गुजरात में फैला, दूसरे राज्यों में फैला लंपी, उसी वक्त भारत सरकार यदि रोक लगाती और जिस तरह से मैं आज कह रहा हूं कांग्रेस की तरफ से मेरा आरोप है, जिस तरह से चीता आने पर उत्सव मनाया गया, वैसे पूरा माहौल बनाकर पूरे देश में प्रधानमंत्री जी लंपी से बचाव के लिए गायों को बचाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे चीता को आप लाकर इतना हंगामा कर रहे हो, तो गौ माता जिसके दम पर आप सरकार में आए उसको आप करते कोशिश, तो उनको बहुत ज्यादा बचाया जा सकता था। बीजेपी राजनीति कर रही है और ऐसे में
मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाकर उसके बाद वापस आएंगे 3 दिन बाद। तो उन्होंने पूरा डायरेक्शन दिया, पूरी डिस्कस हुई। अब वहां पर मुख्यमंत्री जी खुद सीनियर लीडर हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का फॉर्म भरेंगे नहीं भरेंगे, क्या होगा, ये सब बात अशोक गहलोत जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, कांग्रेस आलाकमान आपस में बैठकर तय करेगा। और सहयोगी सचिन इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सचिन, अब देखिए, चूंकि दिल्ली को लेकर कई सारी बातें हैं जो हवाओं में तैर रही हैं और ऐसे में सीएम गहलोत का दिल्ली दौरा जाहिर तौर पर सुर्खियां बटोरेगा ही। रात को जो विधायक दल की बैठक हुई है उसके अंदर जिस तरह से गहलोत ने अपने विधायकों से बात की, जो अंदर से बातें निकल के आई है सोर्सेस के द्वारा, उसमें भी अशोक गहलोत ने ये तो साफ संकेत दे दिए हैं कि वो नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। उन्होंने अपने विधायकों को कहा बताया कि वो जा रहे हैं दिल्ली, उसके बाद में राहुल गांधी से बात करेंगे, दिल्ली से कोची जाएंगे, उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे, उन्हें कहेंगे कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। फिर भी उन्होंने ये बात कही अपने विधायकों की, अगर उसके बाद अगर वो नहीं मानते तो जो आलाकमान कहेगा वो वैसा कर लेंगे। देखिए, हालांकि लेकिन जब विधायक दल की बैठक के बाद प्रताप सिंह खाचरियावास बाहर आए, उनसे बात की, तो उन्होंने सभी बातों को नकार दिया, लेकिन कुछ बातों पर जब मीडिया के सवाल थे तो उन्होंने वो उसको पूरी तरह से ना भी नहीं कर पाए। जैसे कि गहलोत ने कल बैठक में ये बात कही कि अगर वो नॉमिनेशन भरते हैं तो सभी विधायकों को दिल्ली आना होगा। इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी को मनाने की बात कही। तो तमाम तरह की चीजों के बाद ये स्थिति तो बहुत अब कह सकते हैं क्रिस्टल क्लियर हो गई है कि जो बातें चल रही थी कि अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष का नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, वो काफी हद तक पुष्ट अशोक गहलोत ने ही कल विधायक दल की बैठक में कर दी है। इस तरह की जो बातें हैं वो हमारे सोर्सेस के द्वारा हमें विधायक दल के अंदर से पता लगी है। हालांकि देखिए, ऐसी बात है कि कोई विधायक आधिकारिक तौर पर नहीं कहेगा, लेकिन अंदर खाने ये बात निकली है कि गहलोत ने जो बातें करी उससे ये स्थिति साफ है कि अशोक गहलोत अगर आलाकमान नहीं मानता है, राहुल गांधी नहीं मानते, उनसे कहा जाता है तो वो नॉमिनेशन भरेंगे। उन्होंने विधायकों को ये बात भी कही बताया कि जब मैं फॉर्म भरूंगा तो आप सबको दिल्ली आना होगा। तो ये तमाम तरह की चीजें जो कल विधायक दल में हुई है उससे साफ हो जाता है कि अशोक गहलोत नॉमिनेशन फाइल करेंगे। संभवतः 26 तारीख को नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, क्योंकि 24 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 26 तारीख को अशोक गहलोत नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, क्योंकि बुधवार उस दिन पड़ेगा। ऐसे के अंदर उन्होंने इस दिन को चुना है। अब वो आज दिल्ली रहेंगे, सोनिया गांधी से तकरीबन 11:30 बजे के आसपास उनकी मुलाकात का कार्यक्रम बताया जा रहा है। 11 बजे पहुंचेंगे स्पेशल प्लेन से, सीधे सोनिया गांधी के आवास पर जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और संभवतः ही आज शाम को ही वो कोची भी जा सकते हैं। अब जैसा कि राहुल गांधी कोची पहुंच चुके हैं, कल शाम को कोची के लिए रवाना हो गए थे, वो भी राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और उसके बाद अब अशोक गहलोत आज शाम को या संभवतः कल सुबह कोची के लिए निकल जाएंगे। वहां पर वो राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। तो तमाम तरह की जो चीजें हैं वो ये बात तो साफ कर रही है कि अशोक गहलोत नॉमिनेशन फाइल करेंगे। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि प्रदेश के अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो इस पर प्रताप सिंह खाचरियावास से जब कल बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि अशोक गहलोत ही हमारे मुख्यमंत्री थे और अशोक गहलोत ही हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। एक अंतिम सवाल पर उन्होंने बात जरूर कही कि जब बार बार मीडिया ने बात पूछी क्या वो नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर नॉमिनेशन फाइल कर भी देते हैं तो उससे बदल क्या जाएगा। यानी ये संकेत तो साफ बैठक में अशोक गहलोत ने भी दिए अपने विधायकों को कि अगर नॉमिनेशन फाइल हो भी रहा है तो भी मुख्यमंत्री मैं ही रहने वाला हूँ, आप सब बजट की तैयारी कीजिए। उन्होंने साफ कहा कि हम अच्छा बजट लेके आएंगे, ज्यादा से ज्यादा काम बताइए, ज्यादा से ज्यादा अपने क्षेत्र के काम लेकर आइए। तीसरी बार सरकार मैं मुख्यमंत्री बनाऊं, मुझे किसी भी हाल में, हर हाल में सरकार को रिपीट करवाना है। तो ये तमाम तरह की चीजें भी कल विधायक दल की बैठक में हुई है। तो दो स्थितियां बनती है सपने। एक तो ये कि ये स्थिति बहुत क्लियर हो चुकी है कि अगर राहुल नहीं मानते हैं और आलाकमान कह रहा है तो अशोक गहलोत नॉमिनेशन फाइल करेंगे। दूसरा ये कि अगर वो नॉमिनेशन फाइल कर भी देते हैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री वही रहेंगे फिलहाल। इस तरह के संकेत भी मैसेज में उन्होंने कल की बैठक में उन्होंने दे दिए। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। दशहरा, दिवाली और फिर छठ की पूजा को लेकर रेलवे ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोविड के बाद इन तीनों त्योहारों पर ट्रेन से लाखों की तादाद में यात्री सफर करेंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे ने त्योहारों को देखते हुए समीक्षा शुरू की। यात्रियों को आसानी से सीट मिले, इसकी कवायद अभी से चल रही है। जल्द ही उत्तर पश्चिम रेलवे अस्थायी तौर पर ट्रेनों का संचालन करने जा रहा है। जयपुर, बीकानेर और अजमेर से लखनऊ, मुंबई, पटना और दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेनें चलेंगी।
साथ ही जोधपुर, जयपुर से कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलुरु के लिए स्पेशल त्योहार ट्रेनें चलाई जाने की तैयारी है। उत्तर पश्चिम रेलवे 12 जोड़ी फेस्टिवल स्पेशल का संचालन कर रहा है और इसकी पूरी हम समीक्षा कर रहे हैं। हमारे परिचालन और वाणिज्य विभाग जो है इसके मिलकर समीक्षा कर रहे हैं कि स्टेशनों की डिमांड देख रहे हैं, रूट्स की डिमांड देख रहे हैं और रिक्वायरमेंट देख रहे हैं और उसी अनुसार से हम ये निर्णय लेंगे कि और किन रूट पे गाड़ी चलानी चाहिए। जैसे कि अभी पूजा के समय नॉर्मली जो भीड़ होती है वो बॉम्बे की तरफ होती है या ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में होती है, कैलकाटा, बिहार, यूपी, तो वो हम समीक्षा कर रहे हैं और जैसी वो रिक्वायरमेंट सर्टेन हो जाएगी उन रूट्स पे हम चलाएंगे। जैसे अभी छठ का समय आएगा तो छठ के समय जो है बिहार और यूपी के तरफ जो है गाड़ियां चलाई जाएंगी। करीब 70 साल बाद देश में चीतों की वापसी हुई तो देश में चीतों से जुड़ी सभी यादें ताजा हो गईं। इसी सिलसिले में चीतेदारी के मामले में जयपुर की पुरानी यादें भी ताजा हुई। कभी चीतों को प्रशिक्षित करने, उनसे चिंकारा और काला हिरन का शिकार करवाने के मामले में जयपुर के चीतेदारों के हुनर का डंका लंदन में बजता था। जयपुर में चीतों की मौजूदगी का आखिरी सबूत है 1932 में जारी हुई जेम्स फिट्स पैट्रिक की एक डॉक्यूमेंट्री। इसमें जयपुर जू में राजघराने के शाही चीतेदार निजामुद्दीन को फिल्माया गया है। न्यूज 18 ने जब वीडियो की पड़ताल की तो तार से तार जुड़ते चले गए और हम पहुंचे जयपुर निजाम महल, जहां आज भी निजामुद्दीन के वंशज मौजूद हैं। ये निजाम महल जयपुर की चार दीवारी में रामगंज बाजार से सटे मोहल्ले चीतेवालान में है। इस पूरे मोहल्ले का नाम चीतेवालान इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ चीते पाले जाते थे। देश में जयपुर एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ चीते को पालने वालों का पूरा मोहल्ला मौजूद है। सन 1940 तक यहाँ चीते मौजूद थे, उसके बाद यहाँ के चीते खत्म हो गए। दरअसल जयपुर में चीतों को पालने के लिए जयपुर राजघराने का खास शौक था। अफगानिस्तान मूल के यहाँ के चीतेदार पहले मुगलों के खास चीतेदार हुआ करते थे। औरंगजेब के बाद ये चीतेदार अलवर घराने में पहुंचे और वहां से जयपुर महाराज इन्हें जयपुर लेकर आए थे। जयपुर में चीतेदार निजामुद्दीन के लिए खास तौर पर निजाम महल बनाया गया था। जयपुर में इन चीतों के रहने के लिए निजाम महल में खास इंतजाम किए गए थे। इनके लिए खास अलमारी नुमा ढांचे बनाए जाते थे जिनमें इन्हें सुलाया जाता था। चीतों का मिजाज ठंडा रहे इसलिए उन्हें खास तौर पर गुलकंद और पनीर खिलाया जाता था। बताया था परिवार में जब मैं बहुत छोटा था तो वो बताते थे कि चीता की जो प्रकृति है वो हिंसक प्रकृति है, मतलब अटैक करता है और गर्म मिजाज का है बहुत। लेकिन उसको ठंडा रखने के लिए उसके दिमाग को कि उसको ट्रेन करेंगे तो वो किस तरीके से शांत रहे परिवार के सदस्यों के साथ में, तो ये गुलकंद है और ये पनीर है, इसके साथ में दूसरी और कोई जड़ी बूटियाँ जो कि उन उसके पुराने थे और उनके पास में थे जिस पर उनको महारत थी वो मिलाकर उनको देते थे। जयपुर के इन चीतों को महाराजा का खास दुलार मिलता था। जयपुर महाराज ने चीतों की बेहतर देखभाल के लिए सन 1880 में उनका 100 रुपये महीने का वजीफा तय किया था। जयपुर आने वाले शाही मेहमानों के सामने चीतों के शिकार करने का खास डेमो दिया जाता था। शिकार के डेमो के लिए चीतों को बैलगाड़ी सग्गड़ में सांगानेर ले जाया जाता था। तेज रफ्तार चीते चिंकारा और काले हिरन का शिकार करते थे। जयपुर राजघराने में कई चीते कुछ और जगहों से खरीद कर भी लाए गए थे। आखिरी बार एक जोड़ी चीतों को उस दौर के बंगाल से 640 रुपए में खरीद कर लाया गया था। थोड़ा बहुत ही अपने वालिद साहब से सुना है कि इस कमरे में पाले जाते थे, उस अलमारी में वो सोते थे, आराम करते थे और जब भी जयपुर महाराज के यहाँ कोई मेहमान आते थे तो उन्हें बुलाया जाता था और उनसे शिकार करवाई जाती थी और उनके खाने पीने का इंतज़ाम होता था। चीतेदार निजामुद्दीन के पोते जहीरुद्दीन ने बताया कि उनके पिता अजीजुद्दीन ने अपने बचपन तक चीते देखे थे। उसके बाद कानून बदले और चीते लुप्त होते चले गए। मरहूम अजीजुद्दीन ने लंबे वक्त तक फिर से जयपुर में चीते लाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन वे अपनी आंखों में चीतों को फिर से देखने का ख्वाब लिए ही इस दुनिया से विदा हो गए। वहाँ से राजा की तरफ से भी कुछ कम होता गया, धीरे धीरे भिजाने लगे कम, फिर चीते भी मरते गए, दूसरे आए ही नहीं।
कुछ आए भी थे, कहीं से मंगवाए, कलकत्ता वगैरह से, कहीं फादर बताते थे। तो वो जो प्रजाति लुप्त होती चली गई। जब देश में चीते की वापसी हुई है 70 साल बाद, इन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत एक तरह से जो शुक्रिया अदा किया है और ये उम्मीद की है कि देश में फिर से चीता फलेगा, बढ़ेगा, उनका कुनबा आगे बढ़ेगा। राजस्थान में भी चीता आएगा और तमाम लोग फिर से चीते की उस बेरोक और एक तरह से बेखौफ रफ्तार को देख सकेंगे, शिकार को देख सकेंगे। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और देखिए एक बार फिर बड़ी खबर आपको बता दें, चूरू से यहां आग तांडव मचा रही है। हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भीषण आग लगी हुई है। हालांकि आग पर काबू पाने के प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। देखिए तस्वीरें इस खबर से जुड़ी हुई सामने आ चुकी हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और आग की भयावहता का अंदाजा बताने के लिए किसी शब्दों की जरूरत नहीं है। आप इन तस्वीरों को देख सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आग ने कितना भीषण, कितना विकराल रूप यहां पर ले लिया है। लगभग पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया है। और फैक्ट्री के अंदर का जो हिस्सा है आप देखेंगे, जो तस्वीरों में सामने आ रहा है, वो बुरी तरह से धधक रहा है। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी मनोज शर्मा से। मनोज, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि रात को करीब 2 बजे इस इंडस्ट्रीज एरिया के अंदर जो हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री है उसके अंदर ये भीषण आग लगी थी, जो अभी तक बुझाई नहीं जा सकी है। शुरुआत के अंदर जो स्थानीय संसाधन थे और चूरू नगर परिषद की जो 2 दमकलें थे, उनसे आग पर काबू का प्रयास किया गया, लेकिन आग इतनी विकराल रूप ले चुकी थी कि आसपास की जो फैक्ट्रियां थी उनमें भी आग फैलने की संभावना हो गई थी। जिसके बाद में चूरू के अलावा रतनगढ़, तारानगर, रतननगर और बिसाऊ की जो दमकलें हैं वो दमकलें यहाँ पे मंगवाई गई और आग पर प्रयास करने का, आग को काबू करने का प्रयास है वो शुरू किया गया। हालांकि रात भर ये 7 दमकलें हैं वो लगातार चक्कर लगाती रही, लेकिन आग पर काबू पाने से पहले ही जो हैंडीक्राफ्ट का तैयार माल है वो जलकर खाक हो चुका था। और जैसा कि बताया जा रहा है कि करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए का जो तैयार माल और जो वुड वर्किंग मशीनें हैं वो यहाँ जलकर खाक हुई हैं। जी चलिए, शुक्रिया। जो इंडस्ट्रियल एरिया चूरू में अपने यूनिट है, ये वुडन हैंडीक्राफ्ट का इनका काम है। बजरंग जी जांगिड इनका नाम है। अब इनको किसी अपने लेबर ने ये सूचना दी कि फैक्ट्री की लकड़ियों में और तैयार माल में आग लग गई है और उस आग लगने के कारण ये घर से रवाना हुए और रास्ते में मेरे को फ़ोन किया। मैंने नगर परिषद फ़ोन किया अपने इसके फायर ब्रिगेड के लिए और उसके बाद में पुलिस को किया। पुलिस को फ़ोन करने के बाद में इन्होंने अपने सारे कंट्रोल रूम में फ़ोन करके तारानगर, रतनगढ़, रतननगर, बिसाऊ और इन सभी जगहों से फायर ब्रिगेड बनाकर मंगवाकर और आग को बुझवाने का प्रयास कर रहे हैं और अभी सभी प्रयास में लगे हुए हैं। पुलिस बल भी सारा प्रयास कर रही है, पूरा सहयोग कर रही है। थाना से सूचना मिली कि रोड नंबर 5 इंडस्ट्रीज एरिया में गोल्ड में एक्सपोर्ट जो लकड़ी का कारखाना है उसमें आग लग गई है, जिस पर तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई और पुलिस कंट्रोल रूम के मार्फत तारानगर, रतननगर, बिसाऊ और चूरू नगर परिषद की फायर ब्रिगेड बुलवाकर आग पे काबू पाया गया है, जो मामूली अभी बची है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।